नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। पिताजी की मौत के बाद मैं माँ के साथ सोने लगी, मगर जैसे ही रात के 2 बजते माँ मुझे जूस लेने के लिए बाहर भेज देती। जब मैं जूस लेकर वापस आती तो माँ का कमरा बंद मिलता। मैं बाहर आंगन में ही सो जाती। एक रात नाटक करके मैं पहले से ही माँ के कमरे में छुप गई। माँ ने चुपके से अलमारी का दरवाज़ा खोला, मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब वहां पर मैंने देखा कि आज भी मैं अपने क्लास में सोती ही रही थी। बहुत दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था। जैसे ही मेरी टीचर क्लास में आकर कुछ पढ़ाने लगती तो मुझे एकदम नींद के झटके लगने शुरू हो जाते। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं ना सोऊं, मगर मैं सो जाती। अब मेरी टीचर ने भी ये बात नोट करनी शुरू कर दी थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा फर्स्ट आती रही है, अब उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। एक दिन मेरी टीचर ने मुझसे पूछ ही लिया, तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? टीचर के सवाल पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, टीचर, मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरी आंख लग जाती है। टीचर ने कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली, मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मगर मेरी माँ ने घर का सारा इंतजाम खुद संभाल लिया है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। टीचर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि क्लास में सोना नहीं है। मैंने भी टीचर से वादा कर लिया, मगर फिर मैं अपने वादे पर पूरी नहीं उतर पाई। अगले दिन फिर मैं सो गई। अब तो मजबूर होकर मेरी टीचर ने मुझे सजा भी दी, मगर मैं क्या करती? नींद पर किसी का जोर नहीं चलता। आज मैं फिर से क्लास में सो गई तो मेरी टीचर ने कहा, कल तुम अपनी माँ को स्कूल लेकर आना। ये बात सुनकर मैं घबरा गई कि माँ न जाने मेरे साथ क्या करेगी। माँ ने माँ से कहा, आपको मेरी टीचर ने स्कूल बुलाया है। मेरी बात सुनते ही माँ के माथे पर शिकन पड़ गई। वो कहने लगी, क्या हुआ प्रिया, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की है? मैंने नहीं में सिर हिला दिया। माँ अभी भी मुझे शक की नज़रों से देख रही थी। वो कहने लगी, फिर तुमने ऐसा क्या किया है? कुछ तो जरूर किया होगा। मैं माँ से कहने लगी, माँ, मैं कुछ नहीं जानती। माँ कहने लगी, प्रिया, तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। अगर मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे स्कूल के चक्कर लगाने लग जाऊं तो फिर हम कहाँ से खाएंगे? तुम अपनी टीचर से कहना कि मेरी माँ बीमार है, वो स्कूल नहीं आ सकती। आप मुझे ही बता दें, मैं घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दूंगी। मैंने सिर हिला दिया। मुझे खुशी हुई कि माँ स्कूल नहीं जा रही है। अगले दिन जब टीचर ने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ स्कूल क्यों नहीं आई, तो मैंने टीचर से कह दिया, मेरी माँ बीमार है। टीचर ने कहा, जैसे भी हो तुम अपनी माँ को कल जरूर लेकर आना। आज फिर मैंने घर जाकर माँ को टीचर का मैसेज दे दिया, मगर मेरी माँ ने फिर से कोई बहाना बना दिया। ये बात होते होते प्रिंसिपल तक पहुँच गई। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगी, प्रिया, तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली। अब तुम मुझे बताओ, तुम 8वीं क्लास में आ गई हो और अच्छी खासी समझदार हो गई हो, तो फिर क्यों तुम्हारी तरफ से शिकायतें आने लगी हैं? जब तुमसे कहा जाता है कि अपनी माँ को स्कूल लेकर आओ, तो वो भी तुम नहीं लेकर आती। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं बोली, मैम, मेरे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती है ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। इसीलिए वो स्कूल नहीं आ सकती। मानम कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं आ पाती तो समझो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या कोई बात है जिसकी वजह से तुम ठीक से नहीं सो पाती? पूरी क्लास में तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? मैं बोली, मैडम, पता नहीं क्या बात है, मुझे आजकल नींद बहुत आती है। मैडम ने सिर हिला दिया और फिर कहने लगी, अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम घर जाकर क्या क्या करती हो? मैं बोली, मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ। उसके बाद मेरी माँ घरों के काम करके वापस आ जाती है और वो मुझे नींद से जगाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती है। उसके बाद मैं घर आकर टीवी वगैरह देखती रहती हूँ और फिर 9 बजे ही सो जाती हूँ। मैडम ने सिर हिला दिया, फिर कहने लगी, अच्छा, रात में कितनी बार उठती हो? तब मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई और मैं बोली, मैडम, मेरी माँ मुझे रात में उठाकर जूस लाने को कहती है। मैडम ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं बोली, असल में मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है तो उन्हें अचानक ही भूख लग जाती है, इसीलिए मैं उनके लिए जूस ले जाती हूँ। मैडम ने कहा, इन चीज़ों का कोई मतलब तो होगा, अपनी माँ से कहना कि बिस्कुट वगैरह खा लिया करें।
मैंने जल्दी से कहा, मैडम, मैं इस बात का हल जरूर निकाल लूंगी। मैंने मैडम से वादा किया और अपनी क्लास में आ गई। अब मेरी नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। मेरा दिमाग माँ की तरफ लग चुका था। जब मैं घर गई तो माँ अपनी ही सोच में गुम बैठी थी। मैं खुद ही माँ के पास जाकर बैठ गई और बोली, माँ, आज भी मेरी टीचर मुझसे पूछ रही थी, तुम हर रोज क्लास में क्यों सो जाती हो? क्या रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती? माँ ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। तब मैं बोली, मैंने टीचर से कहा कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं होती। माँ ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। माँ कहने लगी, क्यों? तुम्हारी नींद पूरी क्यों नहीं होती? मैं बोली, माँ, आप हर रात मुझसे जूस मंगवाने भेज देती हो तो मैं जाग जाती हूँ। इस वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। ये बात सुनकर माँ मुझे घूरने लगी। कहने लगी, अगर इतना सा काम तुम्हें बोझ लगता है तो मत किया करो। एक गिलास जूस फ्रिज से निकाल कर लाना होता है, इसका तुमने इतना बड़ा बहाना तलाश कर लिया। मैं परेशान हो गई थी। माँ कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं ये मोहल्ला ही छोड़ दूंगी, नए मोहल्ले में घर लूंगी, तुम्हें इससे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। मैंने कहा, माँ, हमारा तो खर्चा ही मुश्किल से पूरा होता है, इन हालात में आप नया घर कहाँ से लेंगी? माँ कहने लगी, ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। जब मेरे पिता जिंदा थे तब भी माँ पिताजी से अक्सर यही जिद करती थी कि मैं इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहती, तुम मुझे किसी दूसरे मोहल्ले में लेकर चलो। मगर पिताजी हमेशा यही कहते थे कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है। आज रात भी माँ ने मुझे नींद से उठा दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी जूस लेकर वापस कमरे में जाऊं, मगर जब मैं वापस लौटी तो माँ कमरे को अंदर से कुंडी लगा चुकी थीं। जब सुबह हुई तो मैंने माँ से कहा, माँ, आपने मुझसे जो रात में जूस मंगवाया था वो आपने कब पिया? माँ मुझे गुस्से वाली नजरों से देखकर बोली, तुम आजकल बहुत सवाल जवाब करने लगी हो। मैं बोली, नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। माँ हंसने लगी और कहने लगी, अरे पागल, मैंने वो कुंडी इसलिए लगाई थी कि मैं अपने कपड़े बदल रही थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कपड़े बदल लिए। तुम्हें पता है ना, रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे जूस पीने की जरूरत पड़ती है और गर्मी भी लगने लगती है। हमारे पास अभी एस बड़ी ई नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी एस बड़ी ई लगवा लूंगी। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो माँ मुझे परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ? मैं कहने लगी, माँ, मेरी क्लास के काम के लिए लैपटॉप की जरूरत है। मेरी क्लास की सभी लड़कियों के पास लैपटॉप है, मगर मैं लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में क्यों डाला है? माँ कहने लगी, तुम भी किन बातों को दिल पर लेकर बैठ जाती हो? जल्दी से खाना खाकर तुम आराम कर लो। शाम को जब मेरी माँ ने मुझे आकर उठाया तो कहने लगी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सामने ही टेबल पर एक बिल्कुल नए डिब्बे में बंद लैपटॉप रखा हुआ था। ये लैपटॉप देखकर ही मेरी नींद उड़ गई। मैंने माँ से पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ कहने लगी, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैं बोली, माँ, आप यहीं रहो, मैं अपनी दोस्त से लैपटॉप चलाना सीख कर आती हूँ। हमारे पड़ोस में ही मेरी एक दोस्त रहती थी। जब मैं अपनी दोस्त के घर गई तो वो मेरा लैपटॉप देखकर दंग रह गई। पड़ोस वाली आंटी यानी मेरी दोस्त की माँ पास आकर मेरा लैपटॉप देखने लगी। वो मुझसे पूछने लगी, ये तुम कहाँ से उठाकर लाई हो? किसका है? मैं बोली, मेरा है, मेरे लिए आज ही माँ लेकर आई हैं। आंटी ने मेरी तरफ बहुत हैरत से देखा और कहने लगी, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? और फिर तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ सारा दिन घर से ही नहीं निकलती हैं तो फिर वो कौन सा काम करती हैं? हम मोहल्ले वाले सुबह से तुम्हारी माँ को देखते हैं, वो अपने घर में ही रहती है और फिर रात को एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर तुम्हारे घर के पास रुक जाती है। मोहल्ले वाले भी इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इन लोगों ने ठान ली है ये तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस मोहल्ले से निकाल कर ही रहेंगे। और बेटी, तुम भी हमारे घर मत आया करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आंटी कहने लगी, अब तुम इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो। 8वीं क्लास की लड़कियां तो शादी कर अपने ससुराल चली जाती हैं। मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ के साथ पूरी मिली हुई हो। मैं आंखों में आंसू लिए अपना लैपटॉप उठाकर अपने घर वापस आ गई। माँ ने जब मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है? तो मैं बोली, माँ, पड़ोस वाली आंटी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने इतना महंगा लैपटॉप खरीद लिया। माँ कहने लगी, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लो। असल में मिर्ची तो इन्हें तब लगेगी जब मैं नई गाड़ी ले लूंगी। ये बात सुनकर तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोच लिया था कि अब मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी।
रात को फिर से माँ ने मुझे नींद से उठाकर जूस मांगा। मैं जूस लाई, मगर फिर से मेरी आंख लग गई। अगले दिन मैंने बहाना बनाया कि माँ, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं देखना चाहती थी कि मेरी माँ हवेलियों में काम करने जाती भी हैं या नहीं। माँ ने जब मेरी बात सुनी तो घबरा गई और कहने लगी, तुम दवाई खा लो और स्कूल चली जाओ। मैं बोली, माँ, आज मुझमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। माँ कहने लगी, ठीक है, अगर आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो आज मैं भी काम पर से छुट्टी कर लेती हूँ। मेरी दाल नहीं गली थी। आज वो सारा दिन घर पर ही रहीं। अब बस मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था। रात को मैं गहरी नींद में सोई हुई थी जब माँ ने मुझे उठाया और कहने लगी, मेरे लिए फ्रिज से जूस लेकर आ जाओ। मैं बोली, ठीक है माँ, मैं लेकर आती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे के दरवाजे से निकल गई। उसी समय माँ बाथरूम में चली गई और मैं जल्दी से दोबारा कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई। माँ को नहीं पता था कि मैं वापस आ गई हूँ। माँ जब बाथरूम से बाहर निकली तो जल्दी से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी और फिर उन्होंने जो किया उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ ने कमरे की खिड़की को खोल दिया और किसी को इशारा करके कमरे में बुलाने लगी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती, तभी कमरे में एक आदमी आ गया। उसने खुद को सर से पैर तक काली चादर में छुपाया हुआ था। माँ ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बड़ी देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। मैंने प्रिया को भी कमरे से बाहर भेज दिया है। अब तुम्हारे जाने के बाद ही उसे कमरे में उठाकर लाऊंगी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो मुझे पैसे दे दो। मैं अपनी बेटी प्रिया के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। मैं एकदम से खड़ी हो गई और बोली, माँ, आप ये सब क्या कर रही हो? आप मेरे बाप के साथ धोखेबाजी कर रही हो। माँ, मैं भूखी मर जाती तो आपसे कभी शिकायत नहीं करती। मुझे नए कपड़ों, जूतों और पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करेंगी। कल भी मुझे आंटी ने कहा था कि रात के समय तुम्हारे घर के पास एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई आदमी निकलकर तुम लोगों के घर जाता है। मोहल्ले के सभी लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। वो हमें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहते हैं। आपने ये सब कुछ क्यों किया? उसी समय इस आदमी ने अपने सर से चादर उतार दी। इस आदमी को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जिसका देहांत हो चुका था, जिसकी अर्थी मैंने खुद देखी थी। मैं बोली, पिताजी, आप यहाँ कैसे? पिताजी कहने लगे, बेटी, तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन तुम यही समझो कि मैं जिंदा होकर भी मुर्दा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। मैंने खुद को एक घर में बंद कर रखा है। रात के समय इसलिए निकलता हूँ कि कोई मुझे देख न ले। और फिर मैंने तुमसे भी अपने जिंदा होने की खबर इसीलिए छुपाए रखी है। तुम अभी ना समझो, कहीं तुम ये बात किसी और को बता दो। अगर तुम ये बात किसी और को बता देती कि तुम्हारा पिता जिंदा है तो हम तीनों जेल की सलाखों के पीछे होते। बस इसी वजह से मैं तुम्हें लाख चाहने के बाद भी नहीं मिल सका। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं बोली, पिताजी, आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी के सर पर उसके पिता का साया कितना जरूरी होता है, क्या आप भूल गए हैं? मैं हर समय आपके लिए रोती रहती थी और आपको याद करती थी। आपके ऐसा करने के पीछे क्या वजह है? आप मुझे सारी बात बताएं। पिताजी की भी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, मेरी और तुम्हारी माँ की शुरू से ही यही तमन्ना थी कि हम अपनी संतान को पढ़ाते देखें, उसकी हर जरूरत को पूरी करें। मैं एक बैंक में जॉब करता था। मेरी आमदनी इतनी नहीं थी कि मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकता, गाड़ी ले सकता या तुम्हें महंगे स्कूल में पढ़ा सकता। फिर मेरी ये तमन्ना थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाता। डॉक्टर बनाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। उन्हीं दिनों में मेरे बैंक में एक नया रूल आया था। पति पत्नी की इंश्योरेंस करवाई जाती थी और पति पत्नी में से जो कोई भी इंश्योरेंस की पूरी किस्त जमा कराने से पहले देहांत कर जाता तो उसके दूसरे पार्टनर को इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल जाते। मैंने सबसे बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी, जो कि करोड़ की थी। मैंने 4 किस्तें भी जमा करवा दी थी। फिर मैंने और तुम्हारी माँ ने आपस के मशवरे से अपनी झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, मगर क्या करता, हालात ही इस तरह के थे। धोखाधड़ी के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। मैंने एक खुफिया कंपनी के साथ कांटेक्ट किया था जो हर तरह के फ्रॉड में मशहूर थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी मौत का झूठा नाटक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये काम करने में मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने ही मेरी मौत का सारा सीन सेट किया और फिर सबसे छुपाकर मेरी अर्थी को बदल दिया। मैंने इन लोगों को इस काम के लिए पैसे दिए। उसके बाद मेरे मौत की वजह से ही तुम्हारी माँ को हम दोनों के इंश्योरेंस के 1 करोड़ मिल चुके हैं और वो पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। उन्हीं पैसों से हम दोनों तुम्हारी जरूरत पूरी कर रहे हैं। मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये सब बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पिता की आंखों में आंसू थे।
वो कहने लगे, प्रिया, ये सब करके मैं कौन सा सुकून में हूँ। मैंने तो बस तुम्हारे लिए ही किया है। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने अपने पिता के हाथ चूम लिए और बोली, आप बेशक कानून की नज़रों में गलत हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरे हीरो हैं। आपने जो कुछ भी किया मेरा भला सोचकर ही किया है। इस मोहल्ले में मेरी और माँ की जिंदगी अब तंग हो गई थी, इसीलिए हम इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए जहाँ मेरे पिता पहले से ही रह रहे थे। मुझे शहर के बड़े स्कूलों में से एक स्कूल में एडमिशन मिल गया था। मैं अब फिर से दिल लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपने माता पिता का डॉक्टर बनने का सपना हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। मैं और मेरी माँ तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इन सबके लिए मेरे पिता ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो हर समय अपने आप को छुपा कर रखते हैं। वो कहीं भी नहीं आ जा सकते। उनके पकड़े जाने का बहुत खतरा है। मुझे पता है कि मेरे पिता ने जो कुछ भी किया वो गलत किया है। मेरे पिता कानून की नज़रों से तो बच गए हैं, मगर वो घर में कैदी बनकर रह गए हैं, यानी वो अपने किए की सजा काट रहे हैं। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से यही मशवरा है कि कभी भी इस तरह का कोई काम न करें, क्योंकि फिर जिंदगी मौत से भी बदतर होकर रह जाती है। दोस्तों, मेरी कहानियाँ चैनल की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।